भूगोल के दूसरे अध्याय का अगला बिंदु लेकर मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलावती त्रिपाठी बॉयज इंटर कॉलेज, आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ। कक्षा 11 भूगोल का दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में जो आरंभिक सिद्धांत था उसे मैंने अपने पूर्व लेक्चर में आपको बता दिया था। आरंभिक सिद्धांत में आपने एक तारक और द्वय तारक परिकल्पनाओं का अध्ययन किया था। अब हम आधुनिक सिद्धांत की बात करते हैं। आधुनिक सिद्धांत में दो सिद्धांत हैं। पहला है विस्तारित सिद्धांत, जो ये मानता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और दूसरा सिद्धांत है स्थिर अवस्था सिद्धांत। इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि ब्रह्मांड हमेशा एक जैसा रहा है, उसका कोई विस्तार नहीं हो रहा है। हम पहले इस आधुनिक सिद्धांत में विस्तारित सिद्धांत की बात करें, जिसे बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जी हाँ बच्चों, बिग बैंग सिद्धांत। और मैं आपको बता दूं, इस सिद्धांत में केवल पृथ्वी के निर्माण या उद्भव की बात नहीं हुई है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे बना इसकी बात हुई है। तो इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से समझें। एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चित्र आपकी पुस्तक में है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। और यहाँ सामने मैंने इस ब्लैक बोर्ड पर भी बना रखा है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं बेटा कि ये बिग बैंग सिद्धांत जो है ये 1920 में एडविन हब्बल द्वारा दिया गया। ये अब तक के जितने भी परिकल्पनाएं की गई हैं उसमें सबसे सर्वमान्य, यानी ज्यादातर लोग इसमें विश्वास करते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। एडविन हब्बल ने प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का उद्भव एक छोटे से गोलक के द्वारा हुआ और फिर लगातार उसमें विस्तार हो रहा है। समय के साथ आकाशगंगाएं भी एक दूसरे से दूर हो रही हैं। तो आप देखें कि प्रारंभ में सभी पदार्थ जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो एक अति सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटे से गोलक के रूप में, जिसको हम एकाकी परमाणु कहते हैं। ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, ये एकाकी परमाणु या गोलक के रूप में था। फिर अचानक क्या हुआ कि इस सूक्ष्म गोलक में, जिसका आयतन बहुत कम था लेकिन तापमान और घनत्व अनंत था इस गोलक का, और अंततः ये 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले ये घटना हुई कि इस गोलक में भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट बहुत ही भयंकर था। इससे क्या हुआ कि 1 सेकंड से कम समय में ब्रह्मांड का बृहद विस्तार हो गया। बृहद विस्तार यानी इतना विस्तार जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस विस्तार से कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। यह भौतिक विज्ञान का नियम है। ऊर्जा, जो विस्फोट से ऊर्जा उत्पन्न हुई, वो पदार्थ में परिवर्तित हो गई। और मैं आपको बता दूं, आज भी धीरे धीरे एक धीमी गति से इसका विस्तार हो रहा है। यहां मैं आपको एक गुब्बारे के उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। आप एक गुब्बारा ले लें और बिना फुलाए, यानी बिना फुले हुए गुब्बारे पर जगह जगह छोटे छोटे निशान बना दें। जैसे निशान आप देख रहे हैं यहां बने हुए हैं। आप गुब्बारे पर निशान बनाकर उस गुब्बारे को आप फुलाना शुरू करें तो क्या होगा? जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा वैसे वैसे जो ये आप बिंदुओं का निशान लगाए हैं वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। गुब्बारा बढ़ता जाएगा, निशान दूर होते जाएंगे, और साथ ही साथ निशान बड़े भी होते जाएंगे। आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं। कुछ ऐसा ही सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत है। गोलक में विस्फोट होता है और आप देखें जो पदार्थ थे
वो इस तरीके से फैल जाते हैं। जब और विस्तार लेता है ये विस्फोट, तो पदार्थ देखिए और बड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर भी हो जाते हैं, ठीक उस गुब्बारे पर पड़े हुए निशान की तरह से। और जब और ज्यादा विस्तार होता है तो आप देखेंगे कि ये निशान और बड़े हो जाते हैं, यानी पदार्थों की संरचना और बढ़ जाती है और वो एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। समझ में आया? बिग बैंग सिद्धांत में आरंभिक 3 मिनट में ही परमाणुओं का निर्माण होता है, ऐसी परिकल्पना की गई है। और जिन पदार्थों की मैं बात कर रहा हूं, इन्हीं पदार्थों से ब्रह्मांड के विभिन्न पिंडों का निर्माण होता है। जब इसका विस्फोट हुआ, उस समय से लेकर लगभग 3 लाख वर्षों तक तापमान में उसके 4500 यानी 4500 केल्विन की गिरावट हुई, जिससे परमाणुओं का निर्माण हुआ। और इसी दौरान हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो पारदर्शी हो गया, यानी हम इसके इस पार से उस पार तक देख सकते हैं। और यही परमाणु बाद में आकाशगंगा, तारे, सौरमंडल, ग्रह नक्षत्र, इन सभी का निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ। और आज भी ऐसा इस परिकल्पना में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है और आकाशगंगाएं यानी तारों का जो समूह है, जिसमें सौरमंडल भी है, ग्रह उपग्रह भी है, ये सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरी थ्योरी पर। आपने इसको समझ लिया होगा। दूसरी थ्योरी है स्थिर अवस्था सिद्धांत। स्थिर अवस्था सिद्धांत में यह माना जाता है, इसको पहले बता दूं आपको, इसको प्रमुख खगोलविद हायल ने इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया। हायल, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड हमेशा एक जैसा रहा है और इसमें विस्तार नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम तुलना की बात करें, तुलनात्मक ढंग से देखें, तो ये सिद्धांत यानी विस्तारित सिद्धांत जो है वो ज्यादा मान्य है, क्योंकि प्रमाणों से इसको पुख्ता किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस प्रक्रिया को समझ गए होंगे। अब मैं आपको अगले बिंदु की तरफ ले चलता हूं। हमारा जो अगला बिंदु है वो है तारों का निर्माण। तारों का निर्माण। अब हम ये देखेंगे कि तारों का निर्माण ये ब्रह्मांड में कैसे हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, हम तारों के निर्माण की बात करेंगे तो एक तरीके से हम आकाशगंगा के निर्माण की बात करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि आकाशगंगा का अर्थ होता है वह समूह जिसमें असंख्य तारे, जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते, उतने तारों से मिलकर के एक आकाशगंगा बनती है। और मैंने बताया कि ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी आकाशगंगाएं हैं। तो ये जो आकाशगंगा है या उसमें स्थित जो तारे हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ ये हम जानते हैं। तो मैं बता दूं बच्चों, प्रारंभ में ये जो आकाशगंगा है ये हाइड्रोजन गैस के बने हुए बादल, उनका संचयन था। यानी हाइड्रोजन गैस से बने हुए बादलों का एक संचयन था, माने बहुत बड़ी मात्रा थी, जिसमें पहले जो उस बादल का संगठन था उसको, या संचयन था या गुच्छा था, उसको हम कहते हैं निहारिका। इस निहारिका में गैसीय बादलों का झुंड अलग अलग विकसित हुआ। यानी निहारिका में गैसीय बादलों के झुंड विकसित हुए, जो बाद में गैसीय पिंड में बदल गए। वो जो बादल थे गैसों के, वो गैसीय पिंड में बदल गए, और इन्हीं गैसीय पिंडों से कालांतर में तारों का निर्माण हुआ, जिनके पास अपनी स्वयं की चमक और ऊर्जा थी। ठीक है, तो तारों का निर्माण निहारिका से हुआ, जो हाइड्रोजन और इस प्रकार की गैसों के संघनन से निर्मित था। तारों के निर्माण का समय अगर हम आकलित करें
तो लगभग ये 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुई घटना से तारों का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला बिंदु हम लेते हैं। अगले बिंदु में हम ये जानेंगे कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ग्रहों का निर्माण, हालांकि पृथ्वी और सौरमंडल के निर्माण के अंतर्गत इसको मैंने आपको बताया था, लेकिन आप फिर से समझ लें ग्रहों का निर्माण कैसे होता है। आपको मैंने निहारिका परिकल्पना एक तारक सिद्धांत के अंतर्गत बताया है। तो निहारिका परिकल्पना के अनुसार जो गुंधित गैसीय झुंड में गुरुत्वाकर्षण बल था, उसने गैसीय बादल के रूप में गैसीय क्रोड का निर्माण किया। यानी गैसीय बादल जो गैसीय क्रोड के रूप में बदले, इस क्रोड के चारों तरफ गैस और धूल कणों की घूमती हुई तस्करी बनी। तस्तरी समझ रहे हैं, घूमती हुई, क्योंकि घूर्णन गति उसमें थी, तो घूमती हुई तस्तरी का निर्माण हुआ। और बाद में दूसरा चरण क्या आया? दूसरे चरण में जो गैसीय बादलों का संघनन था, तो कोड का चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे गोले जो गुरुत्वाकर्षण से जुड़ गए, तो इनसे ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ। यानी गैसीय बादल के जो झुंड विकसित हुए, वो बाद में क्या हुए? अपने गुरुत्वाकर्षण से जुड़ करके ग्रहाणुओं के रूप में बदल गए। और तीसरे चरण में, यानी विकास की अंतिम अवस्था में, यही छोटे छोटे ग्रहाणु के जो बड़े पिंड थे, वो ग्रह में बदल गए। तो इस प्रक्रिया से ग्रहों का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं सौरमंडल का निर्माण। सौरमंडल का निर्माण, बच्चों पहले मैं आपको बता दूं सौरमंडल है क्या। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, 68 उपग्रह, अनेक छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और बृहद मात्रा में धूल कण और गैसों का संग्रह है। ग्रहों की संख्या पहले 9 बताई जाती थी, बाद में हमारे खगोलविदों ने एक ग्रह को इस सौरमंडल से बाहर कर दिया और 8 ग्रह ही मान्य हैं। ग्रहों की रचना आज से लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। तो बच्चों, सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, इसको समझाने के लिए मैंने ये एक फिगर बना रखा है। इस इमेज को आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि सूर्य के ठीक सामने उसके 8 ग्रहों को मैंने लिख रखा है। सबसे निकट का ग्रह है बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी और चौथे पर मंगल। इसके बाद आप देखेंगे कि छोटे छोटे ये बिंदु बने हुए हैं, ये क्षुद्र ग्रह है, यानी बहुत छोटे ग्रह हैं, इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह की पूरी एक पेटी है। आप देखेंगे कि 4 ग्रह इस क्षुद्र ग्रहों की पेटी के और सूर्य के बीच में है, और अन्य 4 ग्रह जो इन ग्रहों से काफी बड़े हैं, वो इस क्षुद्र जो ग्रह हैं उनके बाहर हैं। ये 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ग्रहों का निर्माण जिस क्रम से हुआ है, उस क्रम के अनुसार हम इन 4 ग्रहों को भीतरी या पार्थिव ग्रह कहते हैं। भीतरी मतलब ये सूर्य के और इन क्षुद्र ग्रहों के बीच में है, इसलिए इन्हें भीतरी ग्रह कहा जाता है। और इन्हें पार्थिव ग्रह भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी की तरह कठोर शैल और धातुओं से निर्मित ग्रह हैं। कठोर शैल और धातुओं से निर्मित ग्रह जिस तरह हमारी पृथ्वी है, उसी तरह ये बाकी के 3 ग्रह भी हैं, इसलिए हम इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। अब बात करते हैं इन 4 ग्रहों की, जिन्हें हम बाहरी या जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं। बाहरी ग्रह का मतलब होता है इन क्षुद्र ग्रहों की पेटी के बाहर है ये चारों ग्रह। और जोवियन ग्रह कहने का अर्थ यह है
कि ये इन पार्थिव ग्रहों की भांति धातु या शैल के नहीं बने हैं, बल्कि ये गैस से निर्मित ग्रह हैं। जी हाँ, ये गैस से निर्मित ग्रह हैं और हीलियम और हाइड्रोजन नाम की गैसों का मिश्रण से बना हुआ है ये सारे ग्रह, इसलिए हम इनको जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं। यहाँ का यानी इन ग्रहों का जो वायुमंडल है वो इन ग्रहों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही सघन है। तो बच्चों, इस प्रकार सौर मंडल का निर्माण हुआ और इस संरचना के अनुसार ये ग्रह आज भी सूर्य का अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में इस अध्याय के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।